सिजेरियन सेक्शन का ऑपरेशन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या तैयारी चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सिजेरियन सेक्शन मतलब यूट्रस में कट लगाकर बेबी को निकालना। हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं LSCS। LSCS मींस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। हम आगे समझेंगे लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन किस तरह से किया जाता है। पहले आते हैं व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सिजेरियन, इलेक्टिव एंड इमरजेंसी। इलेक्टिव जबकि आपका प्री शेड्यूल टाइम है, आपको बताया गया है इस तारीख को इतने बजे आपको एडमिट होना है, इसके कुछ खास इंडिकेशंस होते हैं। और इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन जहाँ पे कि अचानक से आप लेबर में थे या डॉक्टर को नॉर्मल चेकअप के लिए गए और उन्होंने कहा अभी एडमिट हो जाइए, आपका अभी सिजेरियन करना पड़ेगा। These are two types of cesarean sections. अब समझते हैं हम क्यों कहते हैं आपसे कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता और आपको सिजेरियन करना पड़ेगा। इसके तीन कैटेगरीज हम इंडिकेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द प्रॉब्लम विद द पावर, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है। सेकंड इज पैसेज, आपके रास्ते में कोई प्रॉब्लम है या पैसेंजर जो कि फीटस है उसके कारण कोई ऐसे इंडिकेशंस है जिसके कारण आपको सिजेरियन से ही बच्चा निकालना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं पैसेज से। पैसेज मींस आपका यूट्रस और आपकी हड्डियां जिसको हम पेल्विस कहते हैं, पेल्विक गर्डल, जो एक पिंजरे की तरह, इसको समझ लीजिए केज की तरह होता है, जहाँ पे कि हमारी मसल्स चारों ओर लगी होती हैं, इसी के बीच में यूट्रस होता है। अब नंबर 1, किसी की पेल्विस ही नैरो है, किसी की हड्डियां अगर ऐसे ना होकर थोड़ी सी नैरो है। नॉर्मल फीमेल्स का पेल्विस चौड़ा होता है जिसको हम गायनेकॉइड पेल्विस कहते हैं, और मेल्स का स्ट्रेट नैरो होता है, इसको हम एंड्रॉइड पेल्विस कहते हैं। अगर किसी फीमेल के पेल्विस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उसको कोई चीज चेंज नहीं कर सकती, ऐसे केसेस में पहले ही कह देते हैं आपके चांसेस नॉर्मल के बहुत कम हैं। पैसेज में बात करें, अगर आगे कोई और ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जैसे कि कोई फाइब्रॉइड या यूट्रस के माउथ का कैंसर या कोई इन्फेक्शन जैसे कि एक्टिव हर्पीस जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर वो एक्टिव है नीचे के हिस्से में तो हम बच्चे को उससे बचाना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे बच्चे का एक्सपोजर हर्पीस को हो। ऐसे केसेस में हम पहले से ही डिसाइड करके सिजेरियन करेंगे। नेक्स्ट इज पैसेंजर। अगर बच्चे का कोई इश्यू है जैसे कि बच्चा हेड नीचे न करके, जिसको हम केफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं, पैरों से आ रहा है जिसको हम ब्रीच कहते हैं, और वो भी फर्स्ट चाइल्ड अगर ब्रीच है तो उसको सिजेरियन से ही होना है। अभी कुछ टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसमें नॉर्मल के लिए ट्राई किया जा रहा है, बट दिस इज नॉट वेरी वाइड स्प्रेड, जो एजेस से फॉलो किया जा रहा है। फर्स्ट बच्चा अगर ब्रीच से है, उल्टा है, तो उसको सिजेरियन से ही होना है। अगर प्रेगनेंसी में मल्टीपल बच्चे हैं जैसे कि ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुप्लेट्स, 3 या 4 बच्चे हैं तो सिजेरियन से ही निकलेंगे। ट्विंस में अगर पहला बच्चा सिर से आ रहा है तो हम ट्रायल ऑफ नॉर्मल दे सकते हैं, पर अगर बच्चों का कोई और हाई रिस्क फैक्टर है या फिर कई बार IVF कंसीव पेशेंट्स होते हैं, दे आर नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो हम ऐसे केस में सिजेरियन करते हैं ट्विंस बेबीज के लिए भी। थर्ड इंडिकेशन आता है बच्चा बहुत बड़ा है, 4 kg, 4.5 kg, कई बार मैटरनल डायबिटीज होने के कारण बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनको भी हमें सिजेरियन से निकालना पड़ता है। या फिर बच्चा आड़ा है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाइफ, बच्चे का सिर एक तरफ है और पैर एक तरफ, तो बच्चा नीचे से आ ही नहीं सकता, इसमें डेफिनेटली आपका सिजेरियन ही होगा। अब कुछ और इंडिकेशंस आते हैं जिसको हम पावर में कह सकते हैं। आप गए, आपका लेबर पेन शुरू भी हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक डॉक्टर कहते हैं अब आपका रास्ता नहीं खुल रहा या बच्चे का सिर नीचे नहीं आ रहा। इन केसेस में सिजेरियन की आवश्यकता पड़ सकती है। या बच्चे का अगर अचानक से हार्ट बीट डिप होने लगा तो उसमें भी सिजेरियन करना पड़ेगा। अब कुछ मिसलेनियस इंडिकेशंस हैं। फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस मतलब बच्चे को कोई डिस्ट्रेस है, ऐसे में बच्चा मोशंस पास कर लेता है, तो हम अगर पानी हमको दिखाई दे तो हम कहते हैं हरा पानी, बच्चे ने पॉटी कर लिया, सर आपको डॉक्टर्स बताएंगे। इसका मतलब बच्चे को कोई स्ट्रेस है, उसको एडिक्वेट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। ये हो सकता है जब कॉर्ड, जो बच्चे की नाल है वो है तो वो कॉम्प्रेस होने लगी है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस, या फिर प्लेसेंटा था उसमें से कोई ब्लीडिंग होने लगी है। इस तरह के कारणों में बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। अनदर कॉमन कंडीशन प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा अक्रीटा। नॉर्मली बच्चा पहले आता है, नाल काटते हैं, फिर प्लेसेंटा आता है। कभी कभी प्लेसेंटा नीचे होता है, बेबी ऊपर होता है, तो ऐसे में पहले अगर हम डिलीवरी कराएंगे पहले प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में खास करके जहाँ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया हो, पूरा प्लेसेंटा नीचे हो, वहाँ हमको डिलीवरी सिजेरियन से करनी होती है। प्लेसेंटा एक्रीटा, एक्रीटा मींस प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल से सेपरेट होना शुरू हो गया, वहाँ ब्लड क्लॉट्स इकट्ठे होने लगे। इसमें इमरजेंसी हमको डिलीवरी करानी होती है। अगर आपके साइंस ऑफ डिलीवरी पॉसिबल है, वेजाइनल डिलीवरी, तो कराएंगे, अदरवाइज सिजेरियन से बच्चे को निकालेंगे। एक और कंडीशन होती है बहुत हाई ब्लड प्रेशर, जहाँ मदर को कन्वर्शंस, ऐसे दो झटके आने लगते हैं, ऐसे में भी हमको बच्चे को जल्दी ही निकालना होता है। अगर आपके हमको नहीं लग रहा कि आप वेजाइनली डिलीवर करने वाली है जल्दी ही, तो ऐसे में आपको सिजेरियन करके बच्चा निकालना पड़ सकता है। या अचानक मदर आती है कि बच्चा नहीं हिल रहा और हमको अल्ट्रासाउंड भी दिखा रही है, बच्चे के मूवमेंट्स बहुत कम है, ऐसे में भी हम टाइम नहीं दे सकते कि आपको हम नॉर्मल के लिए ट्रायल दें, ऐसे में हमको
ऑपरेशन से बच्चा निकालना हो। आप हॉस्पिटल पहुंच गई हैं, आगे क्या क्या होगा आपको पता है, इतने बजे मुझे इस फ्लोर पे इस डॉक्टर से मिलना है। वहां जाने के बाद नर्स आपका पल्स, ब्लड प्रेशर और बेबी का हार्ट बीट देखेंगी। कई बार हम एक बेसलाइन एनएसटी निकालते हैं, एनएसटी मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिससे कि हमको बेबी का बेसलाइन हार्ट बीट का पैटर्न पता चलता है। इन द मीन टाइम आपके हस्बैंड से, आपकी फैमिली से साइन वगैरह कराई जाएंगे, जिसमें हम आपसे लिखवाते हैं कि हम आपका सिजेरियन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। सिस्टर आपको एक आईवी लाइन लगाएंगी, मतलब एक कैनुला, एक नीडल, एक सुई लगाएंगी, जिसमें हल्का सा पेन, बस वही एक पेन होगा, जिसके थ्रू ड्रग्स और आईवी फ्लूइड, सलाइन वगैरह दिया जाएगा। अक्सर हम साथ में ही कुछ ब्लड सैंपल ले लेते हैं। अगर आपका रीसेंट ब्लड टेस्ट नहीं है, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, पीटीआईएनआर जो कोएगुलेशन बताता है, बस ब्लड पतला तो नहीं है ये बताता है, आपका ब्लड ग्रुप और आपके वायरल मार्कर्स, ये सारे टेस्ट अगर इमीडिएट नहीं है पिछले कुछ दिनों के, तो वो कराए जाएंगे। अगर उस एरिया में जहाँ आपका सिजेरियन होना है बहुत ज्यादा बाल है, तो उनको हम ट्रिम करते हैं। अदरवाइज अगर बाल नहीं है तो उसको जरूरी नहीं है आपकी शेविंग की ही जाए, उस पार्ट को क्लीन किया जाएगा। और फोलिस कैथेटर कई हॉस्पिटल्स में वार्ड में ही डाल देते हैं, अंदर ओटी में ले जाने से पहले, और कई जगह एनेस्थीसिया के बाद डालते हैं। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो उसमें हमारा समय बचता है, क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद हम बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, बच्चे को जल्दी ही निकालना चाहते हैं। तो आपका फोलिस कैथेटर डलेगा, आईवी लाइन डल गई, आपको एक सलाइन का ड्रिप शुरू कर दिया जाएगा, डिपेंडिंग आपके ऑपरेशन में कितना टाइम है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फास्टिंग गए हैं, आप रात भर से आपने कुछ खाया नहीं है, कम से कम 6 to 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग फ्रॉम सॉलिड फूड। पानी भी 2 घंटे कम से कम पहले से नहीं लेना चाहिए, और आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर आपको हिदायत देंगे कि आपको क्या फॉलो करना है। इमरजेंसी में हम किसी भी तरह से करते हैं, रिस्क बता के, चाहे भरा पेट हो तो भी हमको बच्चा निकालना पड़ता है। इस बीच में एनेस्थेटिस्ट आके आपको काउंसलिंग करते हैं अबाउट एनेस्थीसिया, कैसे क्या दिया जाने वाला है, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है। ब्लड हम 1 यूनिट अक्सर अरेंज करते हैं, खास करके जब आपका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, आपकी ट्विन डिलीवरी है, या आपके PAH मतलब हाइपरटेंशन है, जहाँ पे कि ब्लीडिंग होने की संभावना ज्यादा है। इन सभी केसेस में 1 या 2 यूनिट्स ऑफ ब्लड अरेंज करके पहले से ही रखा जाता है। अब आप ऑपरेशन थिएटर में गए, वहां आपको पहले ECG लीड्स लगाई जाएंगी, आपको प्रॉपर कंफर्टेबली लिटाया जाएगा। फिर एनेस्थेटिस्ट आपको या तो बिठा के या आपको एक साइड से लिटा के कमर में इंजेक्शन लगाते हैं, इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। कई पेशेंट्स बहुत डरते हैं कि हमको स्पाइनल नहीं, हमको पूरा बेहोश कीजिए, बट पूरा बेहोश होना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, वो हम किसी सिलेक्टेड कंडीशंस में ही करते हैं। मोस्टली स्पाइनल में ये है, आप कॉन्शियस रहती हैं, अवेक रहती हैं, खुद ब्रीथ करती हैं, आप बच्चे का रोना सुन सकती हैं और बच्चे को देख सकती हैं। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज ऑलवेज एडवाइजेबल अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आपको एक छोटी सी इंजेक्शन से डॉक्टर वहाँ पे सुन करते हैं, फिर उसके बाद जो वो करते हैं आपको पता नहीं चलता है। उसके बाद आपको लिटा के गायनेकोलॉजी वाली टीम जो होती है, हमारी टीम के डॉक्टर्स हैं, वो उस एरिया को क्लीन करते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। इसको हम कहते हैं पेंटिंग। पेंटिंग मींस उसको क्लीन करना अच्छी तरह से, अपर बॉडी से लेके मिड थाई तक हम पूरा एरिया क्लीन करते हैं। फिर हम स्टेराइल शीट्स डालते हैं, इनको हम कहते हैं ड्रेपिंग। सो पेंटिंग एंड ड्रेपिंग इज वन पार्ट। दिस इज यूजुअली डन बाय द टीम बाय द टाइम द सर्जन वॉशेस अप। हम तैयार होते हैं आपके ऑपरेशन के लिए। पहले हम टेस्ट करते हैं आपको इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया आया कि नहीं। कई पेशेंट्स कहते हैं नहीं मुझे कुछ प्रिक फील हो रहा है, तो यू वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि ड्रग्स को एनेस्थीसिया को समय लगता है असर आने में। जब आप कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तो हम एक इनिशियल कट लगाते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बिकिनी कट भी कहते हैं, पेनल स्टील इंसिजन। पुराने जमाने में लंबा कट लगाया जाता था, आजकल हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, इससे पेशेंट को रिकवरी में भी फास्टर होती है। उसके बाद हमारे जो पेट में कई लेयर्स होती हैं, पहले हम स्किन कट करते हैं, उसके नीचे के फैट को फिंगर से सेपरेट करते हैं। फिर जो रेक्टस मसल होती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा एक शीट जैसा होता है, एक मोटा शीट होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं मसल से। इस बीच में हम देखते जाते हैं कहीं कोई ब्लीडर हो, उसको वहीं के वहीं कॉटरी से टच करके ब्लीडिंग रोकते हैं। फिर सबसे अंदर जाने के बाद आपका यूट्रस एक्सपोज होता है। ब्लैडर प्रायर यूट्रस के ऊपर नॉर्मल आया होता है, इसके ऊपर एक पतली झिल्ली, एक मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो पेरिटोनियम को हॉरिजॉन्टली कट करके हम ब्लैडर को पुश डाउन करते हैं। इसीलिए हमने आपका ब्लैडर पहले से एम्प्टी किया होता है कि ब्लैडर फूल के यूट्रस के ऊपर को ना आए। अब हमारा एरिया बन गया, हम फील करते हैं, हमको फीटल हेड फील होता है कि हमको मैक्सिमम इंसिजन कहाँ पे प्रोमिनेंस पे देना चाहिए। वहाँ हॉरिजॉन्टल कट लगा के बच्चे के सिर को निकालते हैं। इसमें सर्जन अपना एक हाथ नीचे से डालता है और थोड़ा सा फंडस आपके यूट्रस के अपर पार्ट पे पुश करता है, जिससे कि बच्चे का सिर ऐसा स्लाइड करता हुआ ऊपर सामने आ जाता है। फिर हम शोल्डर्स को निकालते हैं, एंटीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर शोल्डर, फिर पूरी बॉडी खींच के आ जाती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, पहले जमाने में बच्चे को उल्टा लटका देते थे और ऐसे हल्का हल्का स्लैप करते थे उसको रुलाने के लिए। अब ये सब ऑब्सोलीट है। पीडियाट्रिशियन भी हमारी तरह गाउन्स पहन के, स्टेराइल ग्लव्स पहन के रेडी होते हैं। जैसे ही बेबी बाहर आया, वो उसको एक शीट में, स्टेराइल शीट में रैप कर लेते हैं, जिससे टेम्परेचर बेबी को शॉक ना लगे कि एकदम बाहर ठंडा है या गर्म है।
उसके बाद हम आजकल वेट करते हैं डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग का, मतलब जब तक हमको नाल में पल्सेशंस फील हो रहे होते हैं तब तक हम रुकते हैं, उसके बाद कॉर्ड को 2 जगह से क्लैंप करके बीच में से कट करते हैं। पर अगर बच्चा कॉम्प्रोमाइज है, बच्चे का क्राई नहीं है, मूवमेंट्स नहीं है, बच्चा ऐसा पड़ा हुआ है, तो इमीडिएटली कट करके देते हैं, जिससे कि बच्चे के डॉक्टर उसको इमीडिएटली रिवाइव कर सकते हैं। फिर आपके प्लेसेंटा को अलग किया जाता है। मोस्टली आजकल ड्रग्स ऐसी हैं कि प्लेसेंटा अपने आप ही सेपरेट हो जाता है। उसको हम सेपरेट करके सारी मेम्ब्रेन, उसकी झिल्लियां हैं, उनको निकालते हैं, क्लीन करते हैं यूट्रस को अंदर, और उसके बाद उसको लेयर्स में क्लोज करते हैं। जो कि यूट्रस की मसल स्ट्रक्चर है, उसको हम 1 या 2 लेयर्स में क्लोज करते हैं। हीमोस्टेसिस मतलब चेकिंग, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, वो चेक करके ब्लैडर को वापस सिलने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप मेम्ब्रेन उसको वापस 24 घंटे में ऊपर ले आती है। फिर एब्डोमेन को भी हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के पहले भी मेक श्योर नर्स से कि सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे जो उन्होंने टॉवल्स लिए थे, इसको मॉप्स कहते हैं, या गॉस पीसेस लिए थे, सबका काउंट सही है कि नहीं, नीडल्स, इंस्ट्रूमेंट, एवरीथिंग काउंट इज करेक्ट। सिस्टर हमको काउंट देती है एक एक चीज जोर से काउंट करके, एंड व्हेन शी सेज ऑल आउट एवरीथिंग इज करेक्ट, तब हम एब्डोमेन क्लोज करते हैं। सभी डॉक्टर्स का यही तरीका होता है। और उसके बाद आपकी जो रेक्टस शीथ थी उसको क्लोज करते हैं, और स्किन को फाइनली आजकल एब्जॉर्बेबल सूचर से लगाते हैं, जिससे कि जो अंदर ही नॉट्स रहती है, ऊपर आपको कोई टांका दिखाई नहीं देता। पेशेंट्स पूछते हैं मैडम कितने टांके आए, कितने का कोई वो नहीं है, आजकल एक एंड से शुरू करके हम लास्ट में उसकी नॉट लगाते हैं। इसके बाद ड्रेसिंग कर दी जाती है, टाइट ड्रेसिंग और वेजाइनल टॉयलेटिंग, मतलब बीटाडीन से गॉस को लेके वेजाइना को क्लीन करते हैं, यूट्रस को प्रेस करके कोई भी क्लॉट्स हो उनको निकाल देते हैं। अगर आपका फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन होना है तो यूट्रस क्लोज करके हम दोनों साइड से ट्यूब्स को भी टाई कर सकते हैं, या आपको लूप लगवाना है, कॉपर टी लगाना है, तो उसी समय डिलीवरी के बाद क्लीन करके हम कॉपर टी रख देते हैं, जो कि अपने आप यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सही जगह पे आ जाती है। सो दिस इज हाउ द सिजेरियन ऑपरेशन इज डन। अक्सर आप रिकवरी एरिया में कुछ समय रहती है, अक्सर 2 घंटे, जहाँ मेनली हमारा काम होता है आपके ब्लड प्रेशर, पल्स मॉनिटर करना और देखना आपको कहीं एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं है, पोस्टमार्टम हैमरेज जो कहलाता है वो उसी समय 2 घंटे के अंदर, कभी कभी यूट्रस उस समय तो टाइट हो गया पर थोड़ी देर बाद रिलैक्स हुआ तो फिर क्लॉट्स आने लगे, पेशेंट को हेवी ब्लीडिंग शुरू हो गई, इसलिए आपको हम ऑब्जर्व करते हैं। बेबी भी अक्सर 1-2 घंटे NICU में रहता है ऑब्जर्वेशन के लिए कि उसको कोई ब्रीथिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। जब तक माँ रूम में जाती है तब तक बच्चा भी रूम में आ जाता है। आपको कुछ ही घंटों बाद सिप्स ऑफ वाटर दी जाती है, और आपको मूवमेंट इन बेड कहा जाता है कि आपको जैसे ही पैरों में सेंसेशन आए पैर वगैरह चलाते रहिए। 24 आवर्स हम कहते हैं आपसे पिलो ना लगाएं और सिर को ज्यादा देर ऊंचा करके ना बैठें। आपको शाम तक जैसे ही कुछ घंटों बाद और लिक्विड्स दिए जाते हैं तो आपसे कहा जाएगा कि आप लिक्विड्स एडिक्वेट लें, जिससे आपका स्पाइनल हेडेक ना हो। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था वहाँ स्पाइनल फ्लूइड लीक होने से कभी कभी किसी पेशेंट्स को बहुत हेडेक होता है, तो सबको नहीं होता, इसलिए आप एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहेंगे, अपना पोस्चर सीधा रखेंगे, तकिया नहीं लगाएंगे तो आपको हेडेक नहीं होता। अक्सर सेकंड डे आप उठ के फिर वॉशरूम भी जाने लगते हैं, आपका कैथेटर आउट कर दिया जाता है, और शाम तक आपको डाइट भी शुरू हो जाती है, मतलब 24 आवर्स के अंदर आपको डाइट शुरू हो जाती है। अक्सर 2 to 3 नाइट्स का पैकेज होता है हॉस्पिटल्स का। 3rd डे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गो होम। इस बीच में आपकी लर्निंग होती है ब्रेस्ट फीडिंग की, तो वो नर्सिंग हेल्प करते हैं आपको, ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं हाउ टू इनिशिएट फीडिंग, एंड बच्चा और माँ दोनों के लिए ये नई चीज है तो दोनों को सीखने में समय लगता है, और मिल्क को लेट डाउन होने में भी समय लगता है। So that these initial things are taken care of in the hospital. जब आप जाते हैं आपकी ड्रेसिंग चेंज होती है और आपको वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाई जाती है। जो पहले लगाई थी दैट वाज प्रेशर ड्रेसिंग, जिससे कि कोई ब्लीडिंग ना हो। अब आपको वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होती है जिसके ऊपर बात ले सकते हैं। सिजेरियन बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है, पर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिजेरियन ही कराऊंगी, मैं दर्द नहीं सहन कर सकती। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे डिसाइड करें सिजेरियन और नॉर्मल के बीच में, क्योंकि सिजेरियन के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं व्हिच कैन बी रियली सीरियस। आइए बात करते हैं व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ सिजेरियन। ब्लीडिंग नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन में किसी में भी हो सकती है। सिजेरियन में जैसे कि अगर आपके ट्विंस रहे हैं, या यूट्रस नॉर्मल से ज्यादा खिंचा था, या प्लेसेंटा प्रीविया, या हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीजें रही हैं, तो आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसमें हम यूट्रस को अच्छा गर्म कपड़ा पकड़ के उसको मसाज करते हैं, कुछ ड्रग्स देते हैं जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। फिर भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने पे और हमको आगे की स्टेप की सर्जरी करनी पड़ सकती है, और रेयर केसेस में हमको यूट्रस निकालना भी पड़ सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है इंजरी टू द ब्लैडर। स्पेशली अगर आपका पहला सिजेरियन हो चुका है तो हो सकता है ब्लैडर आके बहुत ज्यादा यूट्रस पे जोर से चिपक गया हो, अपर पार्ट में चिपक गया हो। अब अगले सिजेरियन में हमको तो बेबी निकालना है, ब्लैडर को पुश करने पे भी वो नीचे नहीं जा रहा है, तो उसको हमको कट करते टाइम, सेपरेट करते टाइम कभी कभी ब्लैडर में कट लग सकता है। उसको डॉक्टर उसी समय रिपेयर कर देते हैं और 2 हफ्ते बाद आपका कैथेटर निकालते हैं। But this can be another complication, bladder injury of cesarean section. Third can be thromboembolism. Thromboembolism मतलब एक खून का कतरा, क्योंकि इसमें आपकी मोबिलिटी धीरे धीरे वापस आती है, आप एकदम उसी समय उठ के नहीं चलने लगते एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। तो खून का एक क्लॉट आपके पैर से होता हुआ आपके लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में जा सकता है, और वहाँ पे
पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट अटैक, पैरालिसिस तरह की कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। एक सिंपल कॉम्प्लिकेशन या उसको सिंपल कहिए, उसको कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ द वूंड। खास करके अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहा है, आपको डायबिटीज रही है अनकंट्रोल, या आप बहुत ओबीज हैं, ऐसे पेशेंट्स में चांस रहता है। और कई बार ये सब फैक्टर्स ना होने के बावजूद भी किसी किसी पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाता है। वूंड में से पस डिस्चार्ज, जब आप 7 दिन बाद आते हैं आपको हमें पस मिलता है। कुछ छोटा मोटा स्टिच से डिस्चार्ज हो तो वो ड्रेसिंग से ठीक हो जाता है, पर किसी किसी पेशेंट का वूंड पूरा खुल जाता है और हमको कुछ दिनों तक ड्रेसिंग्स करने के बाद उसको रीस्यूचरिंग करनी पड़ती है। अगर आपका कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो मेक श्योर आपके हॉस्पिटल में आईसीयू फैसिलिटी, ब्लड बैंक फैसिलिटी है कि नहीं। नर्सरी कैसी है, अगर आपका बच्चा प्री टर्म होने वाला है तो बेबी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर देयर इज अ गुड नर्सरी, गुड एनआईसीयू सिस्टम एंड पीडियाट्रिशियंस इन योर हॉस्पिटल, नियोनेटोलॉजिस्ट इन योर हॉस्पिटल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू watch my next video next Sunday. Goodbye till then.